और क्या बाहर बोले, देश के बाहर गए तो कहा आइडियाज ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव में that there is going to be a Mars upsurge. India has massive amount of polarization. ये राहुल गांधी के शब्द हैं। इसका मतलब राहुल गांधी ने विदेश में जाकर कहा हिंदुस्तानी सौहार्द की भूमिका में नहीं रहते। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तानी भाईचारे में इतना विश्वास नहीं करते बिकॉज देयर इज अ मैसिव अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन। और राहुल गांधी ने कहा there is going to be a mass upsurge. Now the question is, how can the opposition effectively use the upsurge to change politics? मतलब उन्होंने कहा कि देश में उथल-पुथल होगी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, विपक्ष इस उथल-पुथल को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ये मैं सोच रहा हूं। फिर उनका शब्द है देश में केरोसिन फैला है, हमें एक चिंगारी की जरूरत है। आज पूछना चाहती हूं, माचिस ढूंढते ढूंढते राहुल गांधी कहां गए? अमेरिका गए? तंजीम अंसारी के साथ जो पाकिस्तानी इमाम जावेद अहमद के साथ ताल्लुक रखते हैं, अमेरिका में अपने कार्यक्रमों को उनके साथ करवाया। राहुल गांधी, मिन्हाज खान जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। आज जो लोग इस देश में एस्पियोनाज के लिए पकड़े जाते हैं, उनका राहुल गांधी ने जाकर विदेश में समर्थन किया। वे तब से अडानी अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं। फोटो मेरे पास भी है। इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके क्या कर रहे हैं? तो निशिकांत जी सही कहा, किसी को सेट करो, किसी को भेंट करो। पूछना चाहती हूं, 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी। तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूं। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ। 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? केरल में कांग्रेस की यूडीएफ सरकार के साथ पोर्ट का काम क्यों दिया? महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी तो फिर कांग्रेस ने अडानी को पोर्ट का काम क्यों दिया? बंगाल में हल्दिया पोर्ट का काम अडानी को क्यों दिया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया? अब इसमें बेटा कितना सेट होगा, दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जाने। लेकिन आज अरे दामाद का मामला है, बैठ जा भाई। दामाद आपका नहीं है, जिंदा है वो नहीं चिल्ला रहे, आप क्यों चिल्ला रहे? बैठ जाइए भाई, जिसका है दामाद वो नहीं चिल्ला रहे, आप क्यों चिल्ला रहे? बैठिए। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोयले घोटाले में पकड़े गए, 2G में भी पकड़े जाएंगे, बैठ जाइए प्लीज। आप बताइए, इस पूरी बला की जड़ महोदय, पूरी बला की जड़ परिवारवाद में है और परिवारवाद की राजनीति की जड़ कांग्रेस पार्टी में है। इनके अलायंस के लोग चारा खाते हैं, ये उनके घर मटन खाने चले जाते हैं। इनके अलायंस के लोग रेल की नौकरी के लिए गरीब की जमीन खाते हैं, जाके वो उन्हीं लोगों को गले लगाते हैं। और इनके सब के पीछे एक ही मजबूरी है, जो बड़ी विनम्रता से अजीत दा ने भी स्वीकारी कि मजबूरी हमारी कि तीसरी बार जनता कह रही है फिर एक बार मोदी की बारी। ओके, नाउ प्लीज कंक्लूड। तो मैं लिसन प्लीज। ये आज
यहाँ पर उल्लेख कर रहे थे किसान की, आप भी बैठिए, आप किस लिए खड़े हैं? ये बात आज कर रहे थे किसान की, तो किसान का क्या हश्र करते हैं वो मैं Now, बताना please. चाहती हूँ। अध्यक्ष जी। महोदय थोड़ी सी मुझे मोहल्लत दे दें। ये मैं कहना चाहती हूँ उस क्षेत्र की बात बैठिए बैठिए जिसकी मैं प्रतिनिधि हूँ, जहाँ पर बैठिए गरीब, बैठिए बैठिए किसान, प्लीज बैठिए दलित प्लीज। मांग कर रहे थे विद्यालय की। 1982 में किसानों ने 4 बीघा 2 बिस्वा जमीन इंटर कॉलेज के लिए दी और अमेठी में धोखे से किसानों की ये जमीन हड़पने वाले फाउंडेशन का नाम गांधी खानदान है। 2016 में राहुल जी दौरे में गए तिलोई, वहाँ पर लोगों ने कहा, listen. 200 छात्रों ने सुनिए कि जमीन वापस कर दो, हमारे लिए कॉलेज की व्यवस्था सुनिए, करो। सुनिए, इन्होंने बैठिए, अपने अलायंस के बैठिए, साथ बैठिए। उन छात्रों को जेल भगा दिया। 17 में बैठिए। जेल भगाया। सेठा गौरीगंज में प्रमाण है, आ जाओ गौरीगंज, दूध का दूध पानी का पानी यही कर दूंगी। गौरीगंज सेठा रोड पर जमीन हब्जाली, भूसियावा मार्ग पर नरसिंह भानपुर पर मुंशीगंज में जमीन हथियाली। ये उनका संस्कार है। जमीन कौन कौन हड़पता है ये कांग्रेस की गाथा स्पष्ट है। जहां ये है वहां पर आज मैं अभिनंदन देती हूँ रेल मंत्री का कि रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में भी 10,000 कोचेस तब बनी जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। पीड़ा हो रही है जी। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि आज जो किसानों का दम भरते हैं, बालियान साहब शायद यहाँ नहीं है, मैं अमेठी के किसानों की ओर से विशेष बालियान साहब आपको नतमस्तक होकर आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार अमेठी में खाद की रैक उतरी जब मोदी आए। इन्होंने न खाद दी, गौरीगंज में किसानों पर लाठीचार्ज करते थे, राजनाथ जी इसके साक्षी हैं। इन्होंने 80% लोगों के पास अमेठी में जहां 5 दशकों ने राज किया, 80% लोगों को शौचालय नहीं दिया, 60% लोगों के घर में बिजली नहीं दी। और ये आज लोकतंत्र की बात करते हैं, अपनी प्रतिभा की बात करते हैं। आज मैं आभार व्यक्त करती हूँ, अमेठी का पहला सैनिक स्कूल मोदी जी ने दिया, 7.5 लाख लोगों को मुफ्त अनाज मोदी जी दे रहे हैं। अमेठी का आज पहला मेडिकल कॉलेज जिसके नाम से इस खानदान ने जमीन हड़प ली थी वो नरेंद्र मोदी ने दिलवाई। आज मैं इतना कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, जो अभी है नहीं, जो 50 साल की उम्र के बाद देश देखने निकले थे, वो देश के किस कोने में वर्तमान में है मैं नहीं जानती, लेकिन इतना देखिए जरूर एक मिनट और देखिए, रोम आपने के एक फिलोसोफर आपने मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव लाया है। नेशन कैन तो सर्वाइव मंत्रिमंडल उस संबंध में बोलेगा, Even उनको the बोलने का अधिकार है। प्लीज आप but बैठ it जाइए। cannot नो, survive treason मणिपुर from पर चर्चा within. आपने नहीं मांगी है, An कोई enemy विषय at है gate उस पर चर्चा is हो less रही है, formidable. उसका उत्तर But भी he is आएगा, known परंतु and नो नो carries नो his banner प्लीज सिट डाउन, openly. प्लीज सिट डाउन। But what, sir, of the enemy who speaks slyly? What of that enemy? आज जिनके पास ना नीति थी, नियत थी, ना देश के प्रति निष्ठा थी, आज ना जो कभी हिंदू के हुए, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया, ना सिखों के साथ जिन्होंने इंसाफ किया, जो ना कभी महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित थे, ना नौजवान के सशक्तिकरण के लिए समर्पित थे, ना किसान के बलिदान को स्वीकार कर किसान की समृद्धि के लिए समर्पित थे। आज उनसे कहना चाहती हूं कि जो समर्पित है, जो सबके विश्वास के साथ सबका विकास कर रहा है, उस पर देश को पुनः विश्वास दिखाएंगे। 24 में पुनः मोदी सरकार बनाएंगे। इस अविश्वास प्रस्ताव का मैं निषेध करती हूँ और भारत माँ का जयकारा लगाते हुए जो भारत माँ की हत्या की बात कर रहे थे महोदय, उनसे कहना चाहती हूँ, अंग्रेज आए चले गए, मुगलिया सल्तनत आई खत्म हो गई, हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा और हिंदुस्तान इस देश की तिजोरी की चाबी वापस
उनकी माताजी के हाथ में नहीं देगा। श्री मिथुन रेड्डी जी, Sir, please now sit down. No, nothing. No. Mithun Reddy ji, please. sir, we have a tradition of respecting. Sir, the house is not in order. Please. No. Please, listen. No, nothing. बैठिए तो, बैठिए. आप please, no, please cooperate. जी. बैठो. No. नहीं, कुछ नहीं, कोई आवश्यकता नहीं. आप प्लीज बैठ जाइए. आप यू आर वेरी सीनियर मेंबर. प्लीज बैठिए. नो, प्लीज बैठिए. जी. Sir, too much of noise, sir. House is not in order, sir. बैठिए. बैठ तो जाइए. अच्छा, एक सेकंड. क्या कहना चाहते हैं? Sir, she is threatening that I am going to be arrested. No. No, she said. मैं देख लूंगा मैं. See, does it mean to say the Supreme Court नहीं. bench is under their control? हम देख लेंगे. Whether it's government मैं देख control, लूंगा it is ऐसी कोई. देख लेंगे उसको. Already आप assessment बैठिए. is gone. प्लीज आप बैठिए. श्रीमती जी, आप बैठ जाइए. नो, प्लीज. बैठिए. Thank you, sir, for. बैठिए. जी. Sir, thank you. अब बैठिए. इधर भी बैठिए. प्लीज बैठ जाइए. प्लीज. Sir, our country has a tradition of respecting women. Even the Vedas say that the women are worshipped. The gods dwell there. We fondly call our country Mother India. Such is the respect we are given for women in our country, sir. But the spate of events which have happened in Manipur, the heinous crimes which have happened against women in Manipur are really painful. The government needs to act swiftly and act very toughly, sir. All this ethnic violence has to be curbed and the women need to be protected. Both the ethnic groups have to be made sit together and amicable solutions need to be got together, sir. Sir, a combination of ethnic violence and gender violence has dented our image globally, sir. Many people from abroad have called me. They're asking me, what's happening in your country? What is this horrific incidents happening in your country? Sir, it is really shameful that these incidents are happening in our country. Sir, in a country where we preach unity in diversity, we should not let such incidents happen, sir. Manipur might be a small state, there might be just 2 MPs, but it doesn't mean that Manipur is not a part of the country. We need to act very toughly, sir. It's responsible of our government that peace be restored in Manipur. Sir, all of us should put politics aside and make sure that peace is restored in Manipur, sir. Not only Manipur, any communal clashes, any issues between any ethnic fights or anything between minority and majority groups, all these have to be sorted out, sir. Otherwise, there is no meaning to the democracy. I think we should preach what we believe, that unity is foremost important for the progress of our country. Sir, there should be a 2-stage approach to sort out this. One, immediately enough forces need to be deployed and peace has to be restored there. 2, we should address the source of the problem, sir. If meetings have to be given a reservation, there has to be done through meaningful dialogue. Everybody, all the stakeholders need to be brought together and a logical conclusion has to be brought, sir. Sir, Manipur as such is called the jewel of India. Manipur has mountains around it, its old shape. We need to protect this jewel, sir. Manipur is like a gateway to country, sir. It's a border to Myanmar. If we have a weak Manipur, if we have a weak border, it is not good for the safety of our country. We have seen what happened, sir. We have seen what happened in the northeast. We have seen Chinese intrusions. We can't let one more incident like that happen, sir. A strong Manipur means a strong India. Peace has to be there in Manipur, sir. Sir, I would like to be very brief. I would like to confine myself to Manipur. Sir, YSR Congress Party believes that this no confidence motion does not carry much value because the ruling NDA has absolute majority. Sir, we believe that this no confidence motion should not be used
for settling our political differences. We don't want to be part of a tussle between two alliances. And I would like to reiterate that, sir, we urge the government to sort out this Manipur issue as soon as possible. Peace has to be restored there. A peaceful Manipur means a strong Manipur, means a strong India, sir. In the interest of the country, peace has to be restored there. And we ask the government to act with all their might and make sure peace is restored at the earliest, sir. With these words, we oppose this no confidence motion. Thank you very much, sir. थैंक यू। श्री राजीव रंजन सिंह जी। सभापति महोदय, श्री गौरव गोगोई जी द्वारा जो अविश्वास का प्रस्ताव सदन में लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। और गौरव गोगोई जी ने मणिपुर की हिंसा के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की। और हम लोग को आश्चर्य तब होता है जब मणिपुर इस देश का पूर्वोत्तर राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है और वहां की चर्चा जब होती है, वहां के हालात पर जब चर्चा होती है, तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो विभिन्न राज्यों के छिटपुट घटनाओं की चर्चा करके उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। ये नहीं है। मणिपुर को आप इतने हल्के में नहीं लें। आज मणिपुर में घटना हुई है, कल मिजोरम में होगी, परसों नागालैंड में होगी। आपका पूर्वोत्तर का सीमा आपका पूरा पूर्वोत्तर का सीमा उससे प्रभावित होगा। लेकिन आप उसकी गंभीरता ही नहीं समझ रहे। आज मणिपुर की हालत बहुत खराब है। उसकी गंभीरता के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। लंबा भाषण हुआ, लेकिन मणिपुर की गंभीरता में और मणिपुर की स्थिति के बारे में किसी ने एक शब्द बोलने का, इसलिए कि उनको पता ही नहीं है कि मणिपुर में क्या हुआ। उनको पता ही नहीं है कि मणिपुर में क्या हुआ। मैं भी गया था, मणिपुर गया था, और मैं गया था दो समुदाय के बीच इतनी दूरी बढ़ गई है, इतनी घृणा फैल गई है एक दूसरे के प्रति कि उसको पाटना बहुत मुश्किल है। इतने हल्के में आप कह रहे हैं, उसको आप नहीं पाट सकते। दोनों समुदाय के लोगों में विश्वास की कमी है। हम लोग गए थे, दोनों समुदाय के राहत शिविरों में गए थे। दोनों समुदाय के लोगों का विश्वास राज्य की सरकार के प्रति समाप्त हो गया। दोनों समुदाय के लोग आज राज्य सरकार को पूरे मणिपुर की घटना के लिए दोष दे रहे हैं। आप कह रहे हैं क्या मांग किया था विपक्ष ने? भाई आप कहें कि गृह मंत्री जी बयान देने के लिए तैयार थे, रक्षा मंत्री जी बयान देने के लिए सब तैयार थे। ये सरकार किसकी है? सरकार किसकी? सरकार है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हम विपक्ष के लोग यही चाह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज 3 मई से आज तक लगातार मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। वहां के जो 150 से लोग मर गए उनके प्रति संवेदना का भी एक शब्द नहीं बोल रहे। इतनी बड़ी घटना हो गई इस देश के किसी राज्य में, पूर्वोत्तर के राज्य में, आप एक शब्द नहीं बोल रहे। हम लोग की यही मांग थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और मणिपुर के बारे में बताएं, मणिपुर के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें। उन्होंने कहा नहीं। और जब राहुल गांधी जी ने कहा कि अहंकार का ये मतलब, ये अहंकार का प्रतीक है, तो बहुत लोगों को चिलमिलाहट लगी, तितली लग गई। नहीं है। मणिपुर में आज बहुत कुछ करने की जरूरत है। मणिपुर के लोगों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। दोनों समुदाय में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। मणिपुर के लोगों को पुनर्वासित करने की जरूरत है।
आज बेघर हो के लोग मई से आज तक राहत शिविरों में रह रहे। राहत शिविर में गर्भवती महिलाओं का गर्भ रह रही है, वहां प्रसव पीड़ा हो रहा है, वहां बच्चे पैदा हो रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। और आप कह रहे हैं उसको अलग अलग राज्यों की छिटपुट घटनाओं को जोड़कर आप कह रहे हैं बहुत सही। मौन व्रत तो धारण किया प्रधानमंत्री जी, जरूर किया, क्यों नहीं। प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका यह कर्तव्य दायित्व तो नहीं बनता है कि अपने राज्य में, किसी राज्य में इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बारे में हम एक शब्द बोले। नहीं, क्या है ये तो वही पुरानी कहावत है, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। और दिनकर जी की एक कविता है, हम आपको सभापति महोदय सुनाना चाहते हैं। क्या कहा कि मैं घनघोर निराशावादी हूं, अब तुम ही टटोलो हृदय देश का और कहो, लोगों के दिल में कहीं अश्रु क्या बाकी है। बोलो बोलो विस्मय में ये मत मौन रहो। ये है दिनकर जी की कविता। आप मौन धारण कीजिए। आपको इस देश की जनता ने देश चलाने की जिम्मेवारी दी है, लेकिन है, और इसलिए आज अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। महोदय अभी आएंगे, बोलेंगे, आप चिंता मत, चुप रहिए, बैठिए ना, अभी आपको बताएंगे, अभी वो भी बता देंगे आपको, बैठिए आराम से बैठिए, सुनिए, नहीं बैठिए जी, आप बोलिए। चिंता मत करिए, आपका जब नंबर आए तब बोलिएगा, आप बोलने दीजिए, प्लीज बैठ जाइए, कोई चिंता नहीं, ठीक है। जब आपका पक्ष का नंबर आएगा बोलेगा, आप बोलिएगा, सबको बोलने दीजिए जी, बोलिए, उधर ध्यान मत दीजिए, आप बोलिए। सभापति महोदय, अब हम जरा बता दें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम बता दें आदरणीय प्रधानमंत्री, रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, 9 वर्षों से राजीव रंजन सिंह के रिकॉर्ड में जा रही है जी। 9 साल से इस देश में शासन कर रहे हैं, और इस देश की जनता आज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, किसके बल पर जीत रहे थे? इस देश के नौजवानों पर, देश के बेरोजगारों पर क्या वादा किया था उन्होंने? इस देश को उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। 9 साल हो गया, 18 करोड़ का तो हिसाब दीजिए, 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे, 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे, काहे का? और बना दिया क्या दिया? रोजगार दिया एक आदमी को रोजगार जरूर मिला, वो सबसे बेरोजगार था। हम नाम नहीं बोलेंगे किसको रोजगार दिया उन्होंने, ये खुद बताएं कि किसको रोजगार उन्होंने दिया। तो सबसे बड़ा बेरोजगार था, और उसको भारी रोजगार देके पूरा इस देश के नंबर 1 और दुनिया के नंबर 3 पर पहुंचा देने का काम किया। नाम बताइए आप ही, किसको इतना बेरोजगार था जिसको रोजगार दिया? इस देश के नौजवानों को तो रोजगार नहीं मिला। हम भी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, जो बेंगलोर में, महाराष्ट्र में और अलग अलग शहरों में जो लड़के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, सब अपनी पढ़ाई छोड़ के गांव आ गए थे और सब अपने घर में बैठ गए थे और कह रहे थे अपने अभिभावकों को कि मम्मी पापा वोट दे दो मोदी जी को, हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा। रोजगार तो मिल गया, क्या हुआ? अब वही लड़के 5,000 4,000 रुपए की नौकरी के लिए प्राइवेट कंपनियों में दर भटक रहे हैं। 18 करोड़ लोगों के रोजगार का क्या हुआ? 18 करोड़ लोगों के रोजगार का हिसाब दीजिए। बना क्या दिया आपने? अभी रक्षा मंत्री जी नहीं है, रक्षा मंत्री जी नहीं है,
रक्षा मंत्री जी को मालूम है इस देश में जो नियमित सेना में बहाली होती है, लाखों नौजवानों ने नियमित बहाली में दौड़ में पास किया, उनका मेडिकल हो गया, उनका नियुक्ति पत्र जारी होना था, उसको फाड़ के फेंक दिया गया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया गया। बाहर रोजगार के प्रति आपका नजरिया, कौन सा रोजगार के प्रति आपका नजरिया है? यही है आपका रोजगार के प्रति आपका नजरिया। महोदय देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में घूम घूम के भाषण दिया। अरे बोलिए ना कि नहीं बोले थे कि 2 करोड़ लोगों का अगर साहस है, हिम्मत है तो कहिए कि हमने नहीं कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। काला धन लाएंगे, काला धन पूरे देश से लेंगे, पूरे दुनिया में जितना काला धन है वो लाएंगे, हर गरीब के खाते में 10 से 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। एक आदमी को भी नहीं मिला। काला धन लाने की तो बात छोड़ दीजिए, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी आपके आंख के नीचे से काला धन लेके विदेश चला गया, आपका बैठे रहे। आप देश की जनता को छल रहे हैं, देश की जनता को छलने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद इस देश के गृह मंत्री जी 2014 के चुनाव के बाद हमने देखा एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू उनका। एक टीवी चैनल वाले ने पूछा देश के गृह मंत्री जी से कि माननीय गृह मंत्री जी, आपने इस देश में नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा किया था, आपने हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख रुपए भेजने का वादा किया था, क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? उनका जवाब था कि चुनाव के टाइम में इस तरह के जुमले कहे जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। मेरे इसमें है, कहिएगा दिखा देंगे इसमें है आपका गृह मंत्री जी का इंटरव्यू, आपके गृह मंत्री जी का इंटरव्यू है, दिखा देंगे। आपके गृह मंत्री जी का इंटरव्यू दिखा देंगे, जुमला कहेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, अरे छोड़िए, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। ये सभापति महोदय, ये सब धंधा नहीं चलेगा। योजनाओं से बीच में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम पर खड़ा होके और अनर्गल बात करेंगे, ये नहीं चलेगा। ये सब जुमलेबाज हैं। ये क्या बोलेंगे? जुमला कहते हैं। इनके 1 नंबर के मंत्री ने इस देश में कहा कि जो चुनाव में हम वादा करते हैं वो जुमला होता है। यह कह रहे हैं महंगाई, आज देश में सबसे बड़ी